नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की एक नई सीरीज जिसका हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। और आपको मैं बता दूं कि पॉलिटी या सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित ऐसा कोई भी एग्ज़ाम या पेपर नहीं रहा होगा जिसमें कि इनके बारे में पूछा ना गया हो, जिसमें हम देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी भी प्रकार से सवाल पूछे ही जाते हैं। अतः बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बारे में आप पूरा लेक्चर लीजिए। मैंने कोशिश की है कि इनसे संबंधित जो भी विशेष जानकारी है इस लेक्चर में शामिल कर सकूं। और इनका जो जीवन था काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था, अतः किसी के जीवन को पूरी तरह से समझा पाना संभव नहीं है। फिर भी जो भी मैंने प्रयास किया है उसको समझने का प्रयास करें। इनके बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट। लाइब्रेरी में भीमराव अंबेडकर जब अपना एक बार अध्ययन कर रहे थे तो हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह पेटिस ले जाकर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और लाइब्रेरी में अध्ययन के साथ अपना जो भी भोजन होता था वह कर रहे थे। इसमें यहाँ का जो वार्डन होता है वह देखता है और उनसे सवाल पूछता है कि यह इस प्रकार का यहाँ से बैठकर आप भोजन क्यों कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि वो इसलिए ताकि मैं अध्ययन के लिए समय दे सकूं। और वार्डन द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर कहा जाता है कि कल से आप यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। और इसके बाद वह कहता है कि आप यहाँ से भोजन ना करके आप हमारे साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार वार्डन के साथ इनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। और अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में और अध्ययन कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए इनके जीवन के बारे में। और किसी दूसरे की विचारधारा को अपनी विचारधारा मत बनाइए, थोड़ी बुक्स पे जाइए और समझने का प्रयास कीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में, फिर अपनी स्वयं की विचारधारा बनाइए। इसी की बात के साथ आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। भीमराव अंबेडकर के बचपन की बात करें तो चाइल्डहुड के बारे में हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल नाम भीमराव हुआ करता था। और हम देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम रामजी बल्द मालोजी सकपाल, जो कि महू के मेजर सूबेदार के पद पर आसीन थे और एक सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में इन्होंने अपनी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन में स्थित अपनी जन्मस्थली की जगह पर विद्यमान बैरक में गुजारे। यानी एक जो क्षेत्र हुआ करता था कालीपट्टनम, जो कि भीमाबाई की जन्मस्थली हुआ करता था, यहाँ पर कुछ समय यह बैरक में गुजारते हैं। सूबेदार के पद में आप समझ सकते हैं कि एक कांस्टेबल टाइप जॉब होती है और उसमें आपकी सैलरी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी। सन 1891 की बात होती है। 1891 का बहुत ही अच्छा दिन 14 अप्रैल, जिस दिन यह लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज इनका जन्मदिवस है। और हम देखते हैं कि 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो 12 बजे यहीं भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। कबीर, जो कि इनके पिता थे, वह कबीरपंथी विचारधारा के हुआ करते थे और जो उनकी माता थी वह धर्मपरायण महिला थी। अतः हम देख सकते हैं कि दोनों माता एवं पिता के जो प्रभाव है वह अपने बालक पर आरंभिक काल से ही पड़ा और यह बहुत ही अनुशासित हुआ करते थे। एक सामान्य आर्थिक स्थिति होने के साथ ही यह बहुत अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण किया जाता है। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हम यहाँ से समझते हैं कि बालक भीमराव की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुआ। यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह दापोली क्षेत्र व सतारा क्षेत्र में होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बम्बई के एल्फिस्टोन्स स्कूल से यह 1907 में, जो 1907 का समय होता है, मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। जैसे ही भीमराव अंबेडकर द्वारा मैट्रिक की परीक्षा की जाती है, पास की जाती है, तो इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाता है।
चूँकि इनका जो समाज था, इस समाज से जो भी बहुत ही कम व्यक्ति जो कि पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे, या फिर यूँ कहे कि उनको पढ़ने लिखने का इतना अवसर प्राप्त नहीं होते थे, इनकी रुचि होने के कारण यह परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। और 1907 का समय होता है जब यह परीक्षा पास करके जब घर आते हैं, तो इस अवसर पर अभिनंदन समारोह मनाया जाता है और गाजे बाजे से इनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें इसी बात से खुश होकर उपहार स्वरूप इन्हें शिक्षण श्री कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र से उन्हें प्रदान की जाती है। यानी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर के द्वारा इनके लिए स्वलिखित यानी अपने हाथों से लिखी हुई जो पुस्तक होती है बुद्ध चरित्र, इनको प्रदान की जाती है। साथ ही इनके बारे में हम समझते हैं बड़ौदा नरेश के बारे में। बड़ौदा नरेश का इनके जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, चूँकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके पिताजी थे वह सूबेदार हुआ करते थे, और इस कारण इनकी रुचि को देखा जाता था, यानी इनकी जो पढ़ाई के प्रति, जो स्टडी के प्रति अपने जो सीरियसनेस है, जो कि इनका लगाव है, इसको बड़ौदा नरेश ने देखा और इनका बहुत ही सहयोग किया। यानी हम देखते हैं कि यदि आप शिक्षा करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा होता है जो आपको बहुत सहयोग करता है और दिल से चाहता है कि आप अपनी जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वह उसमें आप सफल हों और कुछ अच्छा बन जाए। इसी प्रकार की विचारधारा जो कि नरेश सयाजी के अंदर मौजूद थी। इनके बारे में तो हम देखते हैं कि बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव अंबेडकर ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। यानी हम इनकी ग्रेजुएशन को देखें तो 1912 में जब यह बड़ौदा नरेश सयाजी से अपनी जो फेलोशिप प्राप्त करते हैं, जो स्कॉलरशिप यहाँ से इनको प्राप्त होती है, इनसे प्राप्त करके जो कि मुंबई विश्वविद्यालय है, यहाँ से उत्तीर्ण जो कि स्नातक की जो ग्रेजुएशन की परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत पढ़ने पर मनाही के कारण वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनका समाज हुआ करता था, इसमें इनके लिए संस्कृत पढ़ना वैलिड नहीं था, लोगों के द्वारा इनको संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, और इस प्रकार संस्कृत में मनाही होने पर यह फारसी को लेकर अपने अध्ययन उत्तीर्ण करते हैं। यहाँ से हमें एक भारत की सामाजिक दशा के बारे में जानकारी होती है, चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ा या फिर बौद्धिक समुदाय आगे बढ़ा। इसके पीछे कारण रहे हैं कि हिंदू धर्म में अपने ही लोगों को, जो कि हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके लिए स्थान प्राप्त नहीं था। संस्कृत जैसी शिक्षा जो कि सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए, वह केवल एक ब्राह्मण वर्ग तक सीमित रहती थी। अतः इनकी यहाँ से मनाही होने के कारण यह फारसी की ओर ध्यान देते हैं और फारसी में यहाँ से यह उत्तीर्ण करते हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी लेते हैं कि यहाँ जाकर इन्होंने क्या क्या कार्य किए। बीए के बाद एमए का अध्ययन इन्होंने बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़, जिनके बारे में हमने समझा कि इनके द्वारा इनको फेलोशिप प्राप्त होती थी, और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से स्नातक के लिए जो भी इनके लिए फेलोशिप प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एमए के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सयाजी गायकवाड़ से पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि इनकी जो योग्यता थी वह कितने बड़े स्तर की थी, और जो इनके द्वारा अध्ययन किया जा रहा था, विदेशों में अध्ययन किया जा रहा था, कैसे इनको जानकारी प्राप्त होती होगी। आज अगर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो 100 लोगों से पूछते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह ऐसे तबके से निकल कर आते थे जहाँ पर कोई भी इनको सलाह देने वाला नहीं था। अतः अपनी रुचि के कारण ही यह आगे बढ़ते गए। आप लोगों को इस बात से सीखना चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किए होंगे, किस प्रकार वह वहाँ से निकल कर आगे आए होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि नरेश सयाजी गायकवाड़ होते हैं, इनसे फेलोशिप पाकर यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं। अब देखते हैं 1915 की बात। सन 1915 में इन्होंने स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा को पास किया।
इस हेतु इन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा। यानी 1915 में, जो भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि इनका पहला शोध जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद निकल कर आया, प्राचीन भारत का वाणिज्य इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, जो कि यूएसए में हुआ करता था, इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यहाँ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जाती है। और पीएचडी शोध का कार्य विषय, इनका जो पीएचडी में कार्य शोध का विषय होता है, ब्रिटिश भारत का प्रांतीय वित्त तथा विकेंद्रीकरण। यानी जो यहाँ के जो टॉपिक हुआ करते थे, जो कि औपनिवेशिक भारत की बारे में जो भी बातें हुआ करती थी, इनके द्वारा अपने जो देखो पीएचडी में क्या होता है कि हमें खुद का एक शोध करना पड़ता है, तो इनके द्वारा जो अपनी स्टडी से संबंधित लास्ट तौर पर हमें एक बात देख सकें कि अध्ययन करना तो एक दूसरा विषय है, इनके द्वारा भारत के बारे में निरंतर सोचा जा रहा था। यानी यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि जैसे ही इनका एक उद्देश्य था, जो कि उद्देश्य हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता गया, इनकी जो विचारधारा है वह भारत के प्रति और भी सटीक होती गई। भारत के लिए इनको स्टार्ट से ही काम करना था। जैसे ही इनका अध्ययन होता है, तो जो इनका पहला शोध होता है प्राचीन भारत का वाणिज्य, यानी यह भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे। और 1915 के बाद 1916 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध जारी रखा, तो हम देख सकते हैं कि पीएचडी की उपाधि के बाद इनका जो विषय रहा ब्रिटिश भारत की प्रांतीय वित्त व्यवस्था, यानी यह फाइनेंस व्यवस्था पर यहाँ पर गौर कर रहे थे। सामान्यतः एक भीमराव अम्बेडकर के लिए एक माइनॉरिटी का नेता के तौर पर देखा जाता है, और लोग जो कि राजनीतिक तौर पर इनका यूज़ करते हैं, और उनके द्वारा जो कि अपनी विचारधारा है और लोगों के द्वारा अपनी विचारधारा बना ली जाती है। लोगों को समझना चाहिए कि इन्होंने क्या कार्य किए, और उसके बाद एक समाज के तौर पर इनको देखना चाहिए। इनका जो कार्य था वह केवल अपने समाज के लिए नहीं था, सबसे पहले इनका कार्य जो कि हमारे देश के लिए था। यानी हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने भारत की जो मेन जो कारण था, जो कि वाणिज्य व्यवस्था है, उस पर यहाँ लेख लिखते हैं और कार्य करना प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं जब यह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में जब यह अध्ययन करते हैं, तो इस समय पर हम देखते हैं कि फेलोशिप समाप्त होने के बाद उन्हें भारत लौटना पड़ता है। यानी जितनी भी फेलोशिप थी उसका यूज़ करके इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए और अपना अध्ययन जारी रखा, और जैसे ही फेलोशिप समाप्त होती है तो उनको भारत लौटना पड़ता है। यानी यहाँ से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वह अपना सहयोग एक सीमित समय तक देता है, और जो कि सयाजी द्वारा इनके लिए फेलोशिप दी जा रही थी वह समाप्त हो जाती है, अतः यह ब्रिटेन होते हुए वापस लौटते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि जब यह ब्रिटेन होते हुए आते हैं, तो इन्होंने वहाँ जो कि ब्रिटेन में लंदन है, वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया। यानी यहाँ से यह जो भी यहाँ की उपाधि होती हैं, डीएससी है, एमएससी है, और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए यह पंजीकरण करते हैं और भारत लौटते हैं। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में यह सैनिक अधिकारी के तौर पर तथा वित्त सलाहकार का दायित्व स्वीकार करते हैं। यानी जो इनको इसका फेलोशिप दी जा रही थी उसके पीछे एक शर्त रखी गई थी, जिसके अनुसार इनको अपना अध्ययन पूरा करने के बाद जो भी इनके लिए छात्रवृत्ति दी गई थी उसकी शर्त के अनुसार इन्हें सैनिक अधिकारी के तौर पर तथा वित्त सलाहकार के तौर पर इन्हें कार्य करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही यह अपने जो कि जॉब्स होती है, जो कि वित्त सलाहकार की जॉब्स होती है, उसके करने के लिए इनको एक स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर यह रहकर अपना अध्ययन तथा अपना कार्य कर सकें। तो पूरे शहर में उनके द्वारा घूमे जाता है, और यहाँ पर उच्च जातियों के मकान होने के कारण इन्हें कोई किराए पर नहीं रखता। और आगे हम देख सकते हैं इस गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई से वापस आ जाते हैं। यानी मुंबई में इसी कारण से यह रह नहीं पाते और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। दलित प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहाँ से हम देख सकते हैं
पारेल के डबक चौल तथा श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का तथा पार्ट टाइम अध्यापकी तथा वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। यानी जब महाराष्ट्र में इनका कार्य समाप्त होता है, यानी जिस प्रकार की समस्या इनके सामने आती थी, तो इसके बाद वे पारेल के डबक के चौल में, यानी चौल आप देख सकते हैं कि यह वो एरियाज होते हैं जहाँ पर कार्य करने वाले लोग रहते हैं। और जो कि आपने मूवीज़ में, महाराष्ट्र की मूवीज़ में देखा होगा कि छोटे छोटे से कमरे होते हैं और वहाँ पर जो मजदूर लोग रहा करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यह यहाँ पर श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करते हैं तथा पार्ट टाइम अध्यापक की जॉब करते हैं ताकि कुछ वित्तीय व्यवस्था की जा सके। वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1919 का जो समय था वह सुधार का दौर चल रहा था तथा जो कि माइनॉरिटी हुआ करते थे, अल्पसंख्यक लोगों के विकास की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक आयोग का गठन किया जा रहा था, जो कि अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु इसमें अपना योगदान दिया। और इस जो आयोग था उसका साउथ बरो आयोग नाम हुआ करता था। इसके समक्ष अपनी राजनीतिक दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में यह खड़े हुए। यहाँ आप समझ सकते हैं अशिक्षित और निर्धन लोगों की जागरूकता बनाने के लिए इनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में हम समझ सकते हैं। इन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक तथा बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूक और अशिक्षित लोग, यानी जो व्यक्ति अपनी बातों को सामने नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी बातों को सामने रखने के लिए इन्होंने पत्रिका प्रारंभ की। अशिक्षित लोगों को शिक्षित कराने के लिए जो यहाँ पर प्रयास किए जाने थे उनका प्रारंभ पत्रिकाओं के माध्यम से किया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो नाम होता है, पत्रिकाओं का नाम मूक नायक और बहिष्कृत भारत की साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। यानी इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की गई, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संपादित की गई। और हम देखते हैं अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहाँ MSc, DSc और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। यानी आप बंदे की उपाधियां, मतलब इनकी जो डिग्री को देखकर आप परेशान हो जाएंगे, इतनी डिग्रियां हैं इनके पास और इतनी अध्ययन किए हैं, जो कि एक बहुत ही सामान्य बात ना होकर यह वैश्विक तौर पर एक बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ जाकर यह MSc तथा DSc और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त करते हैं। उनके MSc के शोध के विषय में साम्राज्यीय वित्त तथा प्रांतीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके DSc की उपाधि के विषय में रुपयों की समस्या का उद्भव और उपाय और भारत की चलन और बैंकिंग का इतिहास यह प्रमुख हुआ करता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके जो विचार किए जा रहे थे, जो लिखे जा रहे थे, उसमें भारत की जो कि साम्राज्यिक व्यवस्था है वह शामिल थी। साम्राज्य के तौर पर वित्त, प्राप्तीय विकेंद्रीकरण, विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके DSc की उपाधि के विषय में जो कि समस्याएं हैं और उनका उद्भव, उपाय और भारतीय चलन की बैंक के इतिहास में इनका योगदान रहा। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के अध्ययन से इनकी जो भविष्य में जाकर जो बातें निकल कर आई, इनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनको हम आगे चलकर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का योगदान इनका रहा। डीलिट की मादक उपाधियों से सम्मानित बाबा अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय, LD और उस्मानिया विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि मानक उपाधियों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, डीलिट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हुई थी। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इनके द्वारा अध्ययन किया गया और अपनी जो डिग्रियाँ हासिल की गई। जब यह
जब यह वैश्विक तौर पर इनको देखा जाता है तो जो वैश्विक युवा हुआ करते थे उनके लिए यह अपनी प्रेरणा के स्रोत बन गए। जब लोगों के द्वारा इनके नाम के आगे जो भी उपाधियां लगती थी, भीमराव अंबेडकर BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, डीलेट आदि कुल 26 प्रकार की उपाधियां जो कि भीमराव अंबेडकर के पास उपस्थित थीं। इनके योगदान के बारे में हम देखें कि भारत में इनका योगदान क्या रहा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के 65 वर्षों में देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक इतिहास, संस्कृति, साहित्य व औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि 65 वर्षों का जो समय काल था, एक व्यक्ति का जीवन ही इतना होता है। इतने वर्ष तक इन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक क्षेत्र में कार्य किए, ऐतिहासिक क्षेत्रों में कार्य किए, सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्रों में कार्य किए, औद्योगिक क्षेत्रों में इनका योगदान रहा। संविधान में आप देखते हैं कि संविधान निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। इत्यादि विषयों में इनके अनगिनत कार्य तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। इनके बारे में आगे हम देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। सामाजिक तौर पर एवं धार्मिक तौर पर इनके जो योगदान रहे उनके बारे में हम समझते हैं। मानव अधिकार यानी लोगों का अधिकार सबसे बड़ा विषय जो कि मेरे द्वारा समझा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मानवाधिकार हैं तो वह देश बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मानवाधिकार पर इनने बहुत कार्य किए। जैसे हम देख सकते हैं कि दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, यानी भारत में बहुत सी कुरीतियों तथा इनके चलते भारत में दलित आदिवासियों को मंदिर में जो कि प्रवेश है वह आज भी निषेध माना जाता है। पानी पीने, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927 में, महाड़ सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930 में, एवला की गर्जना 1935 में जैसे आंदोलन चलाए। इनके यह आंदोलन आप याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेट के अनुसार आपको कोटेशन के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए 27, 28, 30 और 35 यानी इनके दौरान जो 4 आंदोलन चलाए गए। महाड़ सत्याग्रह सबसे प्रथम जो सत्याग्रह था 1927 में, 1928 में नासिक सत्याग्रह, 1930 में एवला की गर्जना, 1935 में एवला की गर्जना, 1930 में सत्याग्रह। यहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर लीजिए कि मनुस्मृति है वह 1927 में, महाड़ है 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930 में, एवला की गर्जना 1935 में चलाए गए। बेजुबान, शोषित व अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए 1927 से 1965 के दौरान मकनायक बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत की नामक 5 साप्ताहिक एवं परीक्षक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कितना लंबा समय होता है, 1927 से लेकर 1956 के दौरान मूकनायक बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक जो कि साप्ताहिक पत्रिकाएं हुआ करती थी, इन पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको केवल अध्ययन ही नहीं करना है, यानी आपको इस प्रकार नहीं चलना है कि कोई जॉब प्राप्त कर ली और अपने बढ़िया चेयर पर बैठ गए। आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि जो भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन था वह संपूर्ण जीवन ही लोगों के लिए समर्पित था, भारत के लिए समर्पित था। इनके द्वारा जो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारा का सारा अध्ययन करने के बाद 27 से 56 तक अपनी जो भी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि कोई यह आसानी से इनको कोई भी जॉब मिल जाती और जॉब लेकर यह सेटल हो जाते, तो सेटल होना एक विषय नहीं है। देश के लिए काम करना, अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करना, यह एक मोटिवेशन यहाँ से निकल कर आता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको प्रतिदिन ऐसे कार्य करना चाहिए जो लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्य जो लोगों की भलाई के लिए हों, मानव अधिकारों के लिए हों
और इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हमें कार्य करना चाहिए। और हम इसके यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि लोग इन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे से बैरभाव करते हैं, यानी ये देखते हैं कि अपना एक लीडर चुन लिया और एक लीडर से दूसरे लीडर को कंपेयर करने लगे। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। जो भी इनके अंदर अच्छी बातें हैं उनको समझना चाहिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं इनके बारे में। सामाजिक और धार्मिक योगदान। कमजोर वर्गों के छात्रों छात्राओं को रात्रि स्कूलों के माध्यम से इनके द्वारा पढ़ाया जाता है और ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से दलित वर्ग में शिक्षा समाज 1924 में जो इनके द्वारा कार्य किए गए, इसके जरिए अध्ययन कराने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए इन्होंने सक्षम बनाया, यानी ऐसे छात्रों को निकाल कर लाए जो कि अध्ययन कराकर उनको इस प्रकार सक्षम बनाया कि वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, साथ ही अपना धन को अर्जित कर सके। सन 1945 में इन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा तथा भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की 24 अक्टूबर 1956 का दिन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने का अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही जो भी लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, हमें समझना चाहिए कि इसके दोनों पक्षों को देखना चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म से अलग होकर कोई व्यक्ति जाता है तो एक बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे हमें रीजन्स को देखना चाहिए। आज आरएसएस कार्य कर रही है और इसके द्वारा बहुत से हिंदुओं को उनके राइट दिलाए गए हैं, उनको मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट कराया जा रहा है, घर वापसी की बात होती है। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ घर वापसी की बात नहीं करनी है या एक धर्म से दूसरे, यानी उनको देखिए कि वो क्यों जा रहे हैं। अगर बलात्पूर्वक यानी बलपूर्वक किसी को धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वह बहुत ही गलत बात है। यदि वह जा रहा है तो वह किस प्रकार जा रहा है, उसको क्यों राइट नहीं दिए जा रहे। यानी लोगों ने समझा कि किस प्रकार हम लोगों के लिए नीचे बैठाया जाता है, अपनी जाति से दूर समझा जाता है। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। एक समानता के यानी मिड पाथ को लेकर वह चलते हैं, मध्यस्थता की बात करते हैं और मध्यम मार्ग की बात करते हुए लोगों को एक समान माना जाता है। अतः इस प्रकार की क्वालिटीज़ इनके द्वारा देखी गई और 1956 का समय होता है। इस समय पर 5 लाख लोगों के द्वारा इनके साथ भीमराव अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है। यदि आपको बचाना है तो इस प्रकार के अधिकार उन लोगों को प्राप्त कराने होंगे ताकि धर्म परिवर्तन ना हो। आगे हम देखते हैं, जात पात को तोड़कर 1937 में लाहौर अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ में भारतीय समाज के धर्म ग्रंथों में संहिता के जरिए महिलाओं के तलाक, संपत्ति व उत्तराधिकार आदि के प्रावधान कर, यानी इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास के प्रति कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं की तलाक यानी जो भी महिलाएं पीड़ित हैं उनके तलाक के लिए, उनको राइट्स दिलाने के लिए लॉ के माध्यम से अपना कार्य किया जा रहा था। संपत्ति के उत्तराधिकार यानी महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो संपत्ति में उत्तराधिकार है उसके प्रकार आदि के प्रावधान कर उनको क्रियान्वित कर, यानी उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर उनके जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। यानी इनके द्वारा इस प्रकार के कार्य होते रहे, किए जाते रहे। आगे देखते हैं आर्थिक व वित्तीय और प्रशासनिक योगदानों में इनके महत्व के बारे में। भारत में रिजर्व बैंक आरबीआई, क्या बात है यार, यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत में आरबीआई के निर्माण में इनका बहुत ही योगदान रहा और आरबीआई के इम्प्लीमेंटेशन में जो कि 1935 में हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्थिक तौर पर इनकी जो लेख है वह बहुत पहले से ही कोलंबिया विश्वविद्यालय से लिखे जा रहे थे जो कि यूएसए में मौजूद है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित शोध
रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय, यानी रुपए की जो भी समस्या है उसके बारे में इनका जो कि शोध ग्रंथ लिखा जा चुका था। रुपए की समस्या, उसका उद्भव, किस प्रकार रुपए का उद्भव हुआ, उसके जो भी इनके जो समस्याएं हैं उसके उपाय तथा भारतीय चलन तथा बैंकिंग इतिहास, इस प्रकार के शोध इनके द्वारा वहाँ पर किए गए थे, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा पीएचडी की गई थी। बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इनके जो ग्रंथ थे वह हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य तथा आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास, यानी ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय वित्त विकास हो रहा है उसके प्रति इनका जो शोध ग्रंथ हुआ करता था। इसके आधार पर देश में वित्तीय आयोग की स्थापना होती है, यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना इनके शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास के आधार पर की जाती है। कृषि में सहकारी खेती तथा खेती के द्वारा पैदावार को बढ़ाना, सतत विद्युत तथा जल आपूर्ति करने के उपाय को बताता है। और आगे हम देख सकते हैं औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक, कृषक की उत्पादकता, आय को बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता में प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य के स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण के सर्वप्रभुत्व संपन्न साम्राज्य गणराज्य की स्थापना करना इनके विषय में शामिल थे। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए। कृषि से संबंधित कार्य बंदे के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो कि आरबीआई है इसमें योगदान किया जाता है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना में भी इनके द्वारा योगदान दिया गया। औद्योगिक विकास, जल संचय, कृषि, कृषक की उत्पादकता, आय को बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता में प्रगत खेती करना, जमीन व राजस्व, भूस्वामित्व, राष्ट्रीय एकीकरण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्य गणराज्य की स्थापना करना आदि इनके विषयों में शामिल थे। आगे देख सकते हैं संविधान तथा राष्ट्र निर्माण में इनके महत्व को हम समझते हैं। इन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्तित्व की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में तैयार किया गया, वह इन्हीं के प्रयासों से 26 नवंबर 1949 को, जो कि यहाँ के तत्कालीन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उनके द्वारा सौंपा जाता है। और आगे हम देख सकते हैं कि वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण तथा हिंदू लॉ यानी हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि संविधान को बनाने के बाद भी यह अपने प्रयासों को ढीला नहीं छोड़ते। 1951 में वापसी होती है और फिर से बहुत बड़ा कार्य इनके द्वारा किया जाता है, जो कि महिला सशक्तिकरण तथा हिंदू लॉ के बारे में जो चर्चा की जाती है, इसके अनुसार इनके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं और वह पारित ना हो पाने के कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी कानून मंत्री हुआ करते थे, जो कि कैबिनेट में उपस्थित हुआ करते थे। इस पद से यह इस्तीफा दे देते हैं। लिंगा मूवी में आप एक डायलॉग सुना होगा कि यदि मैं अपने पद पर रहकर, कलेक्टर के पद पर रहकर किसी भी कार्य को अपने लोगों की बेहतरी के लिए कार्य नहीं कर पाता हूँ तो ऐसे पद की कोई आवश्यकता नहीं। यानी इनके द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण के द्वारा एक के लिए यह कार्य किया जाता है, वह पूरा ना होते देख यह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। आगे देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में आ गए और बाहर निकल गए। वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार, यानी यहाँ पर मांग होने लगी थी किस बात की, भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की मांग होती है। 55-56 का समय होता है,
तब भारत में जैसे ही स्थिति बदलती थी ये अपने कार्य प्रारंभ कर देते थे। कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, कोई भी विषय इनको सौंप दो, उसके बारे में इनके विचार सबसे पहले आगे रखे जाते थे। जब भाषाई राज्यों भाषाई आधार पर बहुत सी जो कि रिपोर्टें आती हैं उनके द्वारा भारत को भाषाई आधार पर राज्यों को वितरित करने की बात की जाती है, तो यह निकल कर आते हैं। तो भाषाई राज्यों के विचार पर प्रकाशित आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र छोटे छोटे और प्रबंध योग्य राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिया जाता है, जो 45 वर्षों के बाद कुछ प्रदर्शनों का में साकार हुआ। यानी यहाँ पर इनके द्वारा कार्य किया जाता है। निर्वाचन आयोग होता है इसकी, और योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू लॉ के अनुसार राज्य पुनर्गठन के बड़े आकार के राज्य छोटे आकार के राज्य में संगठित करना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कॉम्प्लोटर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व विशेष नीति इनके द्वारा बनाई जाती है। आगे देखते हैं संविधान व राष्ट्र निर्माण में प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों यानी राज्य के जो भी 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार यानी लोगों के समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का मतलब भारत में जो भी व्यक्ति है जो मतदान कर रहा है उसका महत्व उतना ही होना चाहिए जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का होना चाहिए। यानी जब हम मत देते हैं और मत में जब हमारी जो वैल्यू होती है, हमारे वोट की जो वैल्यू होती है, वह भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई धनवान व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी एक वोट 1000 वोटों के बराबर होगी। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, उसके जेब में 10 रुपये भी पड़े हैं तो उसकी वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की किसी करोड़पति व्यक्ति के वोट की वैल्यू होती है। तो इसको स्वरूप प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य तत्व को प्रस्तावित किया। आगे हम देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज्य इत्यादि सहभागिता के मार्ग प्रशस्त किए। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1992 में हम देखते हैं कि जो भी 92-93 का समय होता है, इस समय पर पंचायत व म्यूनसिपैलिटी लाई जाती है और इनके द्वारा कितने समय पहले ही इस चीज़ पर चर्चा की जा चुकी थी। सहकारी और सामूहिक खेती के साथ साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य तथा स्वामित्व स्थापित करने के लिए सार्वजनिक प्राथमिकता उद्यमों तथा बैंकिंग बीमा उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने के लिए पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार तथा अधिक अवसर प्रदान कराने के लिए इन्होंने औद्योगिकीकरण को सिफारिश की। यानी कार्य देखिए आप कितने प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। आगे देखते हैं शिक्षा व सामाजिक सुधार व श्रम कल्याण। वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से, जब यह श्रम मंत्री हुआ करते थे, हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे का कार्य, कितनी बड़ी बात होती है यहाँ पर, जो श्रमिकों को 12 घंटे का कार्य किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाना था वह सरकारी तौर पर 8 घंटे करा दिया जाता है। और कार्य समय समान कार्य व समान वेतन, प्रसूति अवकाश यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रसूति अवकाश यानी महिलाओं की जो प्रसूति की जो समय होता है इसमें अवकाश में यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी अवकाश अपनी मर्जी से ले सकता है, लेकिन अवकाश के समय भी उसकी सैलरी जाना यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए जो कि इसकी सामाजिक सुरक्षाएँ होती हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन नहीं रुकता है। इसके लिए संवैधानिक अवकाश
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1992 में बनाया। आगे देख सकते हैं, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से उन्होंने 29 सीटें जीती। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब 1992 में 52 में इनके द्वारा यह सब कार्य किए जाते हैं, मजदूर एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का जब गठन किया जाता है, तो 1937 में मुंबई प्रेसिडेंसी में जब चुनाव होते हैं तो 17 सीटें होती हैं। 17 में से 15 पर इनके द्वारा विजित की जाती हैं। और हम देख सकते हैं इस प्रकार राजनीति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और यहाँ से यह पारंगत होकर निकले। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य अवकाश, अपंग सहायता कार्य करते समय आकस्मिक घटना से होते हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया गया। यानी यहाँ से हमें समझना चाहिए कि बीमा की जो राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य अवकाश यानी अपंगता यानी कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर जो भी इनके द्वारा दुर्घटना होती हैं, यानी अपंगता में सहायता यानी जो भी विकलांग हुआ करते हैं, दिव्यांग, जिनके द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है, बहुत ही अच्छा शब्द, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्य करते समय आकस्मिक कोई घटना हो जाती है और उस नुकसान की भरपाई एवं अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याणों में शामिल किया गया। कर्मचारियों को दैनिक भत्ता अधिनियम, कर्मचारियों के अवकाश सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माइका खनन में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा संशोधन विधेयक 1944 में पारित करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम देख सकते हैं कि 1944 में कर्मचारियों के हित से संबंधित इनके द्वारा यह जो कार्य किए गए, और यह जो समय था वह ब्रिटिश उपनिवेश का ही समय था। इसमें भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी जो भारतीय व्यवस्थाएं चल रही थी, इनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षा सामाजिक सुरक्षा में और हम देख सकते हैं विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विधिक हड़ताल अधिनियमों और श्रमिकों के कल्याण सन 1946 में इन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंध आदि से श्रम कल्याण नीति में नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी भी निरंतर जारी है। इन्होंने प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों यानी मजदूरों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उनका निराकरण किया जाता है। श्रम कल्याण विधि क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उन्हें जनवरी 1944 में आज़म किया। भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराकर ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय एवं अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, क्षमापूर्ति एवं अन्य विधि एवं श्रमवाद से संबंधित नियामक संभव कार्य किया। 8 नवंबर 1943 का समय होता है। यह इन्होंने 1926 में लंबित, जो भी यहाँ से लंबित हुआ करता था, भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर, जो कि 1943 का समय होता है 8 नवंबर को, इसको सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू किया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक निर्माण कराकर इन्होंने कार्य किए, जो कि अधिनियमों के माध्यम से यहाँ पर कार्य किए गए। यहाँ से हमने बहुत कुछ समझा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इस लेक्चर्स में जो भी गलतियाँ हों और जो भी शब्द मेरे द्वारा बोले गए हैं, यदि उनमें कोई भी गलतियाँ हों तो उसको क्षमा करने का प्रयास करें और इस प्रकार की जो जानकारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें, ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनको इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, भीमराव अंबेडकर जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।